फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीटेट गुरु कंपटीशन जोन। फ्रेंड्स, मैं राम सर आप सबों को इस चैनल पे स्वागत करता हूँ। आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम देंगे आपको आईएएस, पीसीएस, बिहार दरोगा जैसे एग्जाम्स की कंप्लीट प्रिपरेशन प्री से लेकर मेंस लेवल तक प्रतिदिन सुबह 9 बजे में। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम चैनल के थ्रू से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपके नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट सारे वीडियोज के जितने भी आपके पीडीएफ पार्ट है वो सभी कुछ अवेलेबल हो जाएगा। इसके अलावा एनसीईआरटी बुक्स, डेली का आपका मैगजीन, इसके अलावा न्यूज़पेपर, ये सभी पार्ट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपके डिमांड के अकॉर्डिंग, आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग सभी कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होगा। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक हमने आपको बताया था कल के क्लास में। कल के क्लास में हमने देखा था 1773 से लेकर जो रेगुलेटिंग एक्ट चला था वहां से लेकर 1833 अर्थात कि 1833 के चार्टर जो आपका लगा हुआ था, चार्टर एक्ट तक हमने देखा था। अब आगे देखना हमें 1850 एक्ट 1858 से लेकर आपका मेनली देखेंगे हम लोग 1935 अर्थात कि गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1935। इन सभी पार्ट को आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। आज का सेशन काफी धमाकेदार रहने वाला है, काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आपने पिछला सेशन नहीं देखा है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि पिछला सेशन जरूर देखें, क्योंकि हमने आगाज कर दिया है संविधान बनाने की। संविधान में कैसे बदलाव हुआ, कैसे बना हमारा संविधान, इसकी हिस्ट्री हमने स्टार्ट कर दिया है। और हिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट हमने कल के सेशन में देखा था, और उस सेशन में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि ब्रिटिश रूल ने किस फॉर्म में हमारे देश में अपनी पांव जमाई और किस फॉर्म में हमारे देश के अंदर उनकी नियम कानून आपका लगा, और किस तरह से हम संविधान तक पहुंचे। इन सभी के बारे में ब्रीफ हमने पिछले क्लास में देखा था। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे आगे की टॉपिक अर्थात कि चार्टर एक्ट और आपके गवर्नमेंट एक्ट जो है 1935, उन पर हम लोग का विशेष बल रहेगा, क्योंकि 1858 से 1857 के क्रांति के बाद 1858 से एक नए देश में एक नए नियम कानून का आगाज हुआ, एक नई इंडिया का आगाज हुआ। उनके बारे में जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए आज के पॉइंट, आज की क्लास को लास्ट तक देखना आपके लिए बिल्कुल अनिवार्य है। अगर आपके मन में श्योरली ऑनेस्टी पूर्ण अगर एग्जाम की प्रिपरेशन की अगर भावना है तो आपको जरूर आज का वीडियोस देखना चाहिए। आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। भारत के संविधान की पृष्ठभूमि का पार्ट 2। हमने पार्ट 1 में फ्रेंड्स देखा था कि 1773 की जो रेगुलेटिंग एक्ट थी, इस रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर हमारा जो शासन की व्यवस्था थी, चार्टर एक्ट 1833 तक जो भी वर्क हुए हमारे देश में, जो भी चेंजेज हुआ, इनके बारे में चर्चा हमने पिछले क्लास में किया था। आज के क्लास में हम लोग करने वाले 1853 से लेकर 1919 तक, 1853 से लेकर 1919 तक जितने चेंजेज हुए हमारे देश के अंदर कानून व्यवस्था में, इन कानून व्यवस्था के स्तर को हमें जानना है। देखना यह है कि किस तरह से ब्रिटिश सरकार ने हमारे देश पर कब्जा करने के लिए कैसे कैसे नियम कानून लगाए, कैसे वो चाहा कि हमारे अंदर से जो क्या कहते हैं इंडिया की गवर्नमेंट है, इंडिया है, कैसे हमारे देश हमारे हाथों से निकल न जाए। इसके लिए किस तरह से नियम आपके नए नए नियम चेंजेस किए उन्होंने, इनके बारे में आज की क्लास में डिस्कस करना है। आइए फ्रेंड्स, देख लेते हैं कि कौन कौन से कंटेंट्स आज की क्लास में स्पेशली हम लोग को जानना है। तो कंटेंट्स की बात करें फ्रेंड्स, तो पहला कंटेंट हमें जानना है चार्टर्ड एक्ट 1853। 1853 में क्या हुआ, किस फॉर्म में आपके मैकाले कमेटी बैठी, सिविल सेवा परीक्षा को किस फॉर्म में आपका लागू किया गया। क्योंकि 1833 में हमने देखा था कि 1833 में क्योंकि 1833 में हमने देखा था चीज़ें कि सिविल सेवा परीक्षा जो थी, जो आईएएस का एग्जाम था, उसे शुरू तो किया गया था, लेकिन बाद में आगे चल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो थे
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो थे वह इस बात को मानने से इनकार कर दिया। कहा कि नहीं भाई, जो खुली व्यवस्था है जिसमें सभी कोई एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकता है, ये बात मानने वाली बात नहीं और ये नहीं मानी जाएगी। लेकिन ये बात 1853 में जाकर लागू हुआ कि नहीं भाई, अब भारतीय को भी इसमें हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। क्योंकि जो आईएएस की एग्ज़ाम आज हम लोग यहाँ पर देते हैं, ये आईएएस का एग्ज़ाम इंडिया में होता ही नहीं था। सबसे पहली चीज़ है कि ब्रिटेन के लोग ही इसमें आईएएस बनते थे, पहला केस था। दूसरा बना कि अगर एग्ज़ाम होगा भी तो ब्रिटेन में होगा और ब्रिटेन में जाकर एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो समझ सकते हैं कि इसमें कितनी ज़्यादा समस्या थी, अर्थात कि किसी भी स्तर में, प्रशासनिक स्तर पर इंडिया के लोगों को शामिल करने की कोई भी सुविधा इसके अंतर्गत नहीं दी जा रही थी। ठीक है, लेकिन 1853 में मैकाले कमेटी बैठी, जिनके माध्यम से आपका क्या हो गया कि धीरे धीरे चेंजेस आपका 1854 में सरकार के सामने प्रस्तुत हुआ मैकाले समिति की। अब क्या हुआ, इसके तहत से जो इंडियन थे उनको भी प्रशासनिक एग्जाम में बैठने की अनुमति दे दी गई। उसके बाद आएगा आपका 1858 भारत सरकार अधिनियम 1858, अर्थात कि देश का सबसे बड़ा चेंजेस, देश का सबसे बड़ा बदलाव, अर्थात कि यह डिनोट करेगा, ये हमें बतलाएगा कि देश में किस तरह से कानून व्यवस्था 1857 के क्रांति के बाद बदली। किस तरह से उन्हें भी लगा कि देश के अंदर अगर राजसी लोगों को या फिर देश के सामान्य लोगों को अगर उनके कार्यों में हिस्सा नहीं दिया जाएगा तो उनके नियम कानून कैसे बदल सकते हैं, उनका बागडोर कैसे हिल सकता है। इनके लिए एक नई नियम कानून बना, वो आपका भारत सरकार अधिनियम 1858 में देखेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग फ्रेंड्स भारत परिषद अधिनियम 1861। 1861 में देखेंगे कि भारत परिषद कैसे बना, यानी कि अब पहले जो था हमने पढ़ा था कि एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और दूसरा बना हुआ था हमारा एक और, जो हमारे क्या कहते हैं, देश के प्रशासनिक सेवा को देखता था, एक व्यापारिक सेवा को। ठीक है, तो इन दो सदस्यों के अलावा जो हमारी प्रशासनिक सेवा थी, जो हमारे देश के अंदर राज्य करने की जो आपकी सेवा थी, उसके अंदर एक और पार्ट बनाया गया जो कि विधायिका पार्ट था। यानी कि नियम कानून बनाने के लिए एक 6 सदस्य कमेटी बनाई गई थी, जिन 6 सदस्य में से 4 सदस्य इंडियन भी होने चाहिए थे। तो ये समझ जाइए कि देश के लिए बहुत बड़ा चेंजेस था कि पहली बार किसी कमेटी के अंदर इंडियन को भी रहने का मौका मिल रहा था। उसके बाद देखिए हम लोग फ्रेंड्स भारत परिषद अधिनियम 1892, अर्थात कि देखेंगे कि 1892 में कौन से नए चेंजेज होकर देश के अंदर कौन सा नियम कानून लगा था। उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे 1909 का भारत परिषद अधिनियम और लास्ट में देखेंगे 1919 अधिनियम और सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट साइमन आयोग जो कि 1927 में इंडिया आया था। साइमन कमीशन जिनके लिए देश के अंदर गजब का विद्रोह हुआ था, 1927 का वो केस, उनके बारे में स्पेशल डिस्कस करना है। तो फ्रेंड्स ये थे टॉपिक जिनके बारे में आज के क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे सेशन में कंटिन्यू बने रहे, हम आपको देंगे वो सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन और शॉर्ट समरी जो कि आप मोटे मोटे बुक पढ़कर भी गेन नहीं कर पाते हैं। आप कोई भी एक ही बुक पढ़ेंगे, या तो लक्ष्मीकांत पढ़े, डी बसु पढ़े, शशि थरूर पढ़े, तो इन सभी के आपका या राज होलकर का पढ़े, तो कहने का मतलब है किसी का भी बुक पढ़ना पड़ेगा तो आपको एक ही बुक से पढ़ सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर जो भी देंगे वह सभी बुक में आप मिलाइएगा, सभी बुकों के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिनके बारे में डिस्कस करना या एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, उन सभी टॉपिक को हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, अर्थात कि एक सेशन में सभी का समरी हम आपके लिए लेकर आते हैं। देखिए फ्रेंड्स, तो फर्स्ट पॉइंट की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो चार्टर्ड एक्ट 1853, यह क्या था? चार्टर एक्ट 1853 जो था, इसमें पहली बार गवर्नर जनरल के परिषद विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया। ठीक है, यह पहला टाइम था कि विधायी और प्रशासनिक दोनों कार्यों के लिए अलग अलग कमेटी बनाई गई। पहले क्या था कि पहले सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, अर्थात कि एक प्रशासनिक सेवा के लिए और एक व्यापारिक सेवा के लिए।
अब क्या था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था, जिससे कि हमारे देश के अंदर शासन व्यवस्था चलती थी, उनको दो भागों में बांट दिया गया। एक तो आपका विधायी और दूसरा हमारा प्रशासनिक। विधायी में हमने बताया था आपको कि गवर्नर जनरल क्या करते थे कि गवर्नर जनरल के अलावा आपके 5 अन्य सदस्य भी होते थे, जो सदस्य उनके कार्यों में उनकी मदद करते थे। अब क्या हो गया, एक विधायी का एक नया परिषद बना, ठीक है। इस परिषद के अंदर भी 6 सदस्य होते थे। कितने सदस्य होते थे फ्रेंड्स? 6 सदस्य, जिसमें से 4 इंडियन होते थे और 2 आपके ब्रिटेन के होते थे, जो कि स्पेशली देश के अंदर जो नियम कानून होगा उसे बनाने में मदद करेगा। क्योंकि ये आपका जो था ब्रिटेन सरकार, इन्होंने अपने अंदर में नियम कानून को ले लिया था। अपने अंदर में नियम कानून का मतलब कि अब किसी भी स्तर पर देश के किसी भी प्रांत में भी अगर कोई कानून लगेगा तो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन गवर्नमेंट ही बना सकती है। क्योंकि सीधा हाथ उन्होंने अपने हाथों में ले लिया था सारे वर्ग को, इसलिए कोई भी नियम कानून अगर बनाना होता था, हालांकि ये बंगाल के गवर्नर जनरल कहलाते थे, लेकिन देश के सभी भागों के लिए नियम कानून बनाने का जो अधिकार था सिर्फ इनके ही पास था। अगर दूसरे पार्ट की बात करें तो इसी एक्ट के द्वारा शासकीय सेवा के लिए प्रतियोगी परीक्षा का प्रावधान किया गया। यानी पहली बार जो एग्जाम्स का मेथड था, पहले वहाँ से डिप्यूट करके आते थे। मैंने बताया आपको कि ब्रिटेन से डिप्यूट करके आते थे कि कौन यहाँ का आईएएस ऑफिसर होगा और कौन यहाँ का आईपीएस ऑफिसर होगा। लेकिन पहली बार शासकीय सेवा के लिए प्रतियोगी परीक्षा का प्रावधान किया गया कि भाई एग्जाम देकर आपको उसमें भर्ती हो सकते हैं। इसका प्रावधान सबसे पहली बार 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा हुआ। समझ सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट है कि आज का आईएएस जो एग्जाम देते हैं हम लोग, इसी की देन है कि हम लोग आज आईएएस का पेपर देते हैं। उसके बाद उनके लिए जो आईएएस का एग्जाम था, उसके लिए कमेटी का गठन किया गया 1854 में, और यह कमेटी जो थी मैकाले समिति के नाम से जानी जाती थी। अर्थात कि जो प्रतियोगी परीक्षा होगी शासकीय सेवा के लिए, अर्थात कि आईएएस के एग्जाम के लिए कमेटी बनाई गई, जिसे हम लोग मैकाले समिति के नाम से जानते हैं। देखते फ्रेंड्स अगले टॉपिक की अगर बात करें हम लोग, तो अगला पॉइंट है फ्रेंड्स हमारा भारत सरकार अधिनियम 1858। फ्रेंड्स इससे हम लोग एक्ट ऑफ बेटर गवर्नमेंट इन इंडिया के नाम से भी जानते हैं। भाई ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत के अंदर 1857 तक जो आपकी देश को बर्बाद करने की जो कमेटी थी, जो उनकी राय थी, उसमें चेंजेज हुआ और हमारा देश जो हुआ एक अलग फॉर्म में वर्क करने लगा। इसलिए इसे एक्ट ऑफ बेटर गवर्नमेंट इन इंडिया का नाम भी दिया जाता है। इसके माध्यम से 1858 के माध्यम से भारत के संपूर्ण तौर पर ब्रिटिश सरकार के अधीन हो गया। अर्थात कि पहले क्या था कि अब देश के अंदर पहले जो था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, 2 भागों में बांटा गया था। अर्थात कि द्वैत शासन की व्यवस्था लाई गई थी। यह द्वैत शासन की व्यवस्था अब समाप्त कर दी गई। अर्थात देश के अंदर अब द्वैत शासन की व्यवस्था नहीं थी। यह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बार बार आता है एग्जाम में कि द्वैत शासन की व्यवस्था कब हटी थी या किस अधिनियम के द्वारा हटा था। तो भारत सरकार अधिनियम 1858, जिन्होंने क्या कर दिया कि देश की पूरी जो शक्ति थी, जो पूरी पावर थी, वह डायरेक्ट विक्टोरिया के हाथ में दे दी। अर्थात कि जो महारानी थी आपकी, क्या कहते हैं, ब्रिटेन की, उनके हाथ में दे दिया। ये बड़ी बात थी, जिसके वजह से उनका पूर्ण रूप से अधिकार देश के सभी भागों में हो गया। इसलिए इसे एक्ट ऑफ बेटर गवर्नमेंट का नाम दिया गया। इसमें एक और बड़ी आपकी चेंजेस किया गया, और वो चेंजेज ये था कि यहाँ पर जो आपके पहले क्या थे, पहले आपकी जो सचिव थे आपके पहले यहाँ पे जो गवर्नर जनरल थे, जो प्रशासनिक स्तर पे काम करता था, हमने अभी पिछले पॉइंट में बताया कि 2 भागों में बांट दिया गया था, एक प्रशासनिक स्तर और दूसरा विधायिक स्तर। अब क्या कर दिया गया कि जो प्रशासनिक स्तर पे जो हमारा गवर्नर जनरल था, उनके नाम को आपका चेंज करके आपका क्या कर दिया, हेड बना दिया गया वहाँ पे सचिव को। एक नया नाम प्रोड्यूस किया गया, एक नया नाम आपके सामने आया, उनका नाम था आपका सचिव।
ठीक है, पहली बार वर्ड का यूज हुआ सचिव। इस सचिव जो होता है, यह सचिव हमारे देश के अंदर सभी क्रियाकलापों के लिए अर्थात कि प्रशासनिक स्तर की क्रिया के लिए जिम्मेवार था। इस सचिव के अंदर 15 सदस्यीय इंडिया काउंसिल बना, एक सचिव और 15 उनकी आपकी सलाहकार समिति थी, जो कि कंप्लीट होकर एक परिषद बनी, अर्थात 16 लोगों की एक परिषद बनी जिसका हेड सचिव था, जो कि भारत इंग्लैंड के केस को भी सॉल्व करने के लिए पावर रखता था। समझ सकते हैं सचिव का पावर अर्थात कि सेक्रेटरी का पावर इंडिया के लिए कितना वैल्यूएबल था। तो हमारे पास अब दो परिषद बन गई, एक 6 सदस्यीय वाली और एक 15 सदस्यीय वाली। 15 सदस्यीय वाली जो इंडिया की काउंसिल थी उसका हेड सचिव था, जबकि 6 सदस्यीय वाली जिसकी हेड थी उसका हेड गवर्नर जनरल था। फ्रेंड्स, क्लियर हो गया होगा सब किसी को कि देश के अंदर द्वैत शासन व्यवस्था हट गई, सीधा यहाँ के पावर जो था आप किसके हाथ में चला गया, विक्टोरिया के हाथ में चला गया, रानी विक्टोरिया के हाथ में चला गया। और यह अपने कंट्रोल के लिए एक नए पद का ऐलान किया जिसका नाम सचिव था। और सचिव के अंतर्गत 15 सदस्यीय काउंसिल उन्होंने बनाया, जिनके अंदर 15 सदस्य होते थे, जो कि इन्हें सलाह देते थे कि कौन सा नियम कानून पे आपको कैसे वर्क करना है। इसके अतिरिक्त एक और हमारी जो टीम पहले से बनी हुई थी 6 सदस्यीय आपकी जो आपका गवर्नर जनरल की जो टीम थी, वह गवर्नर जनरल की 6 सदस्य की टीम अभी भी चल रही थी। अर्थात कि देश के अंदर 2 टीम बन गई, एक 16 सदस्य वाली और एक हमारी 6 सदस्य वाली। ठीक है, 6 सदस्य में 5 आपके अदर सचिव होते थे, अदर लोग होते थे, और 16 वाले में 15 अलग से होते थे, और उसका हेड सचिव होता था और एक का हेड गवर्नर जनरल होता था। क्लियर हो गया सर सभी को फ्रेंड्स? 1858 के अधिनियम में क्या चेंजेज हुए सबको क्लियर हो गया बताओ फ्रेंड्स, क्लियर है कि नहीं? क्लियर है सब किसी को? चलिए वेरी गुड। देखिए फ्रेंड्स, तब आगे की अगर बात करें हम लोग तो ये तो थे हमारा 1858 की गवर्नमेंट एक्ट। अगर आगे की बात करें फ्रेंड्स तो इसमें एक और चीज होता है, गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। सबसे पहली बार ये आई घटना कि गवर्नर जनरल जिनके अंदर 6 सदस्य थे, अब गवर्नर जनरल नहीं पूरे देश का वायसराय बन गया। ठीक है, अब क्या हो गया कि देश के अंदर एक नई आपके पद आ गए जो गवर्नर जनरल बनता था। पहले क्या हुआ था, पहले 1773 में जो गवर्नर जनरल था उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। ये बहुत अच्छा केस है, इसको अगर सीक्वेंस में याद रखेंगे तो आपके लिए बहुत फायदा होगा। 1773 में गवर्नर को हटा के अब क्या बन गया था, बंगाल का गवर्नर जनरल। बंगाल का क्या, गवर्नर जनरल 1773 में। उसके बाद क्या किया गया, 1833 में 1833 में क्या किया गया, कहा कि भाई बंगाल का गवर्नर जनरल नहीं, अब ये पूरे इंडिया का गवर्नर जनरल कहलाएगा। 1773 में कहा गया कि गवर्नर जनरल को हटाकर बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया जाए, और 1833 में कहा गया कि यह भारत का गवर्नर जनरल होगा, अर्थात कि पूरी इंडिया का गवर्नर जनरल होगा। ठीक है, और यह केस जब 1858 में पहुंचा, यह केस जब 1858 में पहुंचा तो इस गवर्नर जनरल के पद को नाम हटाकर अब नया पद क्या आ गया, वायसराय। नया पद क्या आ गया फ्रेंड्स, वायसराय। इस तीनों पॉइंट को आप याद रखिए, क्योंकि तीनों से अगर क्वेश्चन कहीं से भी है तो आसानी से आप बना सकते हैं। ठीक है, अब एक और चीज है कि तीनों के नाम क्या कहते हैं। तो 1773 में जो सबसे पहली बार बंगाल का गवर्नर बना था, तो अर्थात कि बंगाल का गवर्नर जनरल बना था, वो पहले व्यक्ति थे वैरेन हेस्टिंग। पहले व्यक्ति थे वैरेन हेस्टिंग। और 1833 में जो पहली बार इंडिया के गवर्नर जनरल बने थे उनका नाम था लॉर्ड बेंटिक। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, 1773 में फर्स्ट बंगाल का गवर्नर जनरल जो बना था उनका नाम वैरेन हेस्टिंग। 1833 में, इसे आप नोट्स के फॉर्म में बना सकते हैं,
1833 में इंडिया का जो पहला गवर्नर जनरल बना था उसका नाम जो था वह था लॉर्ड विलियम बेंटिक। उसके बाद अगर बात करें 1858 में जो इस गवर्नर जनरल, इंडिया के गवर्नर जनरल का नाम चेंज करके वायसराय बनाया गया, तो उस वायसराय का नाम लॉर्ड कैनिंग रखा गया। उसका नाम क्या रखा गया? लॉर्ड कैनिंग, अर्थात कि पहले वायसराय बने वह लॉर्ड कैनिंग बने। तीनों में से कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं कि बताओ कि पहले गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल कौन था? तो आपका आंसर आपका हेस्टिंग थे, वारेन हेस्टिंग। और आपका दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि बताओ फर्स्ट बार इंडिया के गवर्नर जनरल कौन थे? थोड़ा सा अंतर होगा, अब आपका थोड़ा सा अगर मिस माइंड हो जाएंगे तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। इसलिए माइंड को प्रॉपरली ध्यान देना है कि किस क्वेश्चन के आंसर को आपको क्या देना है। 1833 में इंडिया का गवर्नर जनरल बना लॉर्ड विलियम बेंटिक, और लास्ट में 1858 में गवर्नर जनरल का पद वायसराय के रूप में चेंज हुआ, और पहले जो वायसराय बने वो थे हमारे लॉर्ड कैनिंग। क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स सब किसी को इस पॉइंट को, अर्थात कि 1858 के अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेज हुआ और देश के अंदर एक नई व्यवस्था लागू हुई। और इस नई व्यवस्था में सबसे बड़ी चीज़ जो की गई वह द्वैत शासन की व्यवस्था जो थी, दो स्तर में जो सरकार अपना कंट्रोल करती थी देश के अंदर, उससे हटाकर पूरा पावर विक्टोरिया के हाथ में दे दिया गया। यहाँ पर एक नए आपकी पद की नियुक्ति की गई जिसे सचिव का नाम दिया गया। उनके अंदर में 15 सदस्य होते थे जो देश के नियम कानूनों को देखते थे, एवं देश के जो गवर्नर जनरल थे उसका नाम बदल के वायसराय बना दिया गया। वायसराय के अंदर में आपके 6 कितने होते थे? 6 सदस्य होते थे, 5 सदस्य और भी होते थे जिनकी मदद से वह नियम कानून को बनाने में हेल्प करता था। ठीक है, क्लियर है फ्रेंड्स सब किसी को? 1858 यह सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा पावरफुल आपका अधिनियम है, इसलिए इसे याद रखना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। आइए फ्रेंड्स देखते हैं अगला टॉपिक। अगला पार्ट कहता है फ्रेंड्स हमारा, अगला पार्ट कहता है भारत परिषद अधिनियम 1861। भारत परिषद 1861 में क्या हुआ? वायसराय को अध्यादेश जारी करने का पहले बार आपका मौका मिला। अब क्या हुआ कि 1861 में जो चेंजेस हुआ फ्रेंड्स, ये 1861 का अधिनियम जो था एक अलग ही पहचान रखने वाला था, क्योंकि जो चीज़ें पहले चली आ रही थी यहाँ से अब चीज़ें बदल गई। क्या बदल गई वो देखिए, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए आप, और एक बार हमें बताइएगा जरूर कि आप समझ पा रहे हैं कि नहीं। ये देखिए जो 1773 में नियम लगा केंद्रीयकरण का, अर्थात कि देश के अंदर जो भी पावर होगा वो आपके ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में होगा, सिर्फ उन्हीं के अकॉर्डिंग वर्क होगा। लेकिन 1773 में क्या कर दिया कि सभी पार्ट से जो विधायी अर्थात नियम कानून बनाने का अधिकार था सब कुछ अपने हाथ में गवर्नमेंट ने ले लिया था। लेकिन 1861 ने बोला यह परिषद जो अधिनियम था एक नया बदलाव लाया, कहा कि नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता है, देश के अंदर विकेंद्रीकरण होगा। विकेंद्रीकरण का मतलब देश के जितने भी प्रांत हैं, जितने भी छोटे छोटे स्तर का राज्य है, अपना नियम कानून खुद बना सकता है। और जिसके कारण बंगाल के अंदर में जो आपके आते थे उड़ीसा, बिहार, मद्रास, इन सभी प्रेसिडेंसी को उनसे आज़ादी मिल गई। बंगाल के गवर्नर जनरल जो था आपका वायसराय जो था, उनके अंडर से इनको आज़ादी मिल गई। अब यह अपने अनुसार अपना जो स्वायत्त नियम कानून है यह बना सकते थे। अर्थात कह सकते हैं 1773 केंद्रीकरण का आगाज था और 1861 विकेंद्रीकरण का आगाज था। यह क्वेश्चन आता है, ये आपके आईएएस के मेंस पेपर में आ गया है कि देश के अंदर जो आपका विकेंद्रीकरण का आगाज हुआ कब से हुआ और कैसे हुआ। तो इन पे अगर चर्चा करने की बात है तो विकेंद्रीकरण की आगाज 1861 में हुआ था और विकेंद्रीकरण और केंद्रीकरण का आगाज 1773 में हुआ था। विकेंद्रीकरण का मतलब था कि अब जितने भी छोटे स्तर के प्रांत थे उनको स्वायत्त प्राप्त था।
मतलब कि अपना नियम कानून बनाने का उनके पास अधिकार था। तो यह बड़ी चीज़ें थी। हालांकि जो केंद्रीकरण का था, यह केंद्रीकरण का सबसे ज़्यादा प्रभाव 1833 में दिखा था, क्योंकि ये क्या किया था कि नियम कानून बनाने के लिए अपने बिना परिषद की किसी अनुमति के भी नियम कानून बनाने का अधिकार इनके पास आ गया था। इसलिए सबसे बड़ा जो चरम सीमा पर केंद्रीकरण का प्रभाव था वो 1833 में था। लेकिन ये प्रभाव 1861 में जाकर कंप्लीटली नष्ट कर दिया गया। अब क्या हो गया कि देश के अंदर जो प्रभाव था, अब केंद्रीकरण का प्रभाव न रह के विकेंद्रीकरण का प्रभाव हो गया। क्लियर है फ्रेंड्स? अर्थात कि विकेंद्रीकरण का आगाज 1861 में हुआ। अब आगे की बात करें फ्रेंड्स, तो इसमें कहता है वायसराय को अध्यादेश जारी करने का विशेष अधिकार था। अध्यादेश जारी करने का मतलब क्या कि कोई भी अगर नियम कानून अगर बनता है तो उनको बातों पर वो विचार करके उनको संतुष्टि देगा, अर्थात कि अध्यादेश वो दे सकते हैं अपने मन के अनुसार। उसके बाद क्या, भारत में पहली बार काउंसिल में सदस्यता मिली और पहली बार ऐसा काम हुआ कि जो काउंसिल, जो आपके वायसराय के काउंसिल 6 सदस्य ही था, उस काउंसिल के अंदर आपके नॉन गवर्नमेंटल के फॉर्म में इंडिया के लोगों को मान्यता मिली थी। पहले 6 सदस्य क्या थे, ब्रिटेन के होते थे सिर्फ। अब पहली बार इंडिया के लोगों को उनमें जाने का मौका मिला। हालांकि गवर्नमेंट स्तर पे नहीं, नॉन गवर्नमेंट फॉर्म में, अर्थात कि गैर सरकारी फॉर्म में जुड़ने का मौका मिला। उसमें पहली बार 3 भारतीयों को मौका मिला था। ठीक है, 3 भारतीय जो थे उनको मौका मिला था। एक तो थे आपके बनारस के जो राजा थे, बनारस के जो राजा थे उन्हें मौका मिला था। और दूसरा नंबर चीज जो था, जो दूसरा हेड था वह थे हमारे कौन, तो दूसरा हेड जो मिले हुए थे वो थे आपके वहाँ के बनारस के महाराजा थे। और कौन थे, सर दिनकर राव। अर्थात कि 3 आदमी, एक बनारस के महाराजा थे, ठीक है, उसके बाद सर दिनकर राव थे, और एक पटियाला के महाराजा। अर्थात कि 3 व्यक्तियों को पहली बार आपकी काउंसिल में सदस्य मिली थी। जो गवर्नर जनरल के काउंसिल था, वायसराय का जो काउंसिल था, उसके अंदर पहली बार 3 भारतीयों को मौका मिला था। कौन थे वो तीनों? वो तीनों थे आपके बनारस के राजा, दूसरा आपका क्या कहते हैं पटियाला के महाराजा, और तीसरा जो थे दिनकर राव, सर दिनकर राव। अर्थात कि इन 3 व्यक्तियों को पहली बार काउंसिल में सदस्य मिली थी। और यह इंडिया के लिए सबसे बड़ी बात थी कि पहली बार इंडियन को काउंसिल में भी सदस्यता मिली। उसके बाद क्या, प्रांतों में आंतरिक स्वायत्ता फिर से प्राप्त हो गई। अर्थात अभी हमने बताया आपको कि देश के अंदर विकेंद्रीकरण का आगाज हो गया। अर्थात कि स्वायत्त स्तर पर सभी छोटे छोटे जो राज्य थे, प्रांत थे, अपने अनुसार वहाँ पे नियम कानून बना सकते थे। ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद क्या, 6 माह के लिए आपातकाल की स्थिति में वायसराय को अध्यादेश पारित करने का आदेश दिया गया। अर्थात कि कभी भी अगर आपातकाल की स्थिति हो तो वायसराय किसी भी प्रांत के लिए जो अभी के समय का जो राष्ट्रपति शासन लागू होता है, वह राष्ट्रपति शासन वायसराय के हाथ में था कि जब भी चाहे किसी भी प्रांत पे अंडर कंट्रोल में 6 माह के लिए अपना अधिकार जमा ले। यहीं से हमारे राष्ट्रपति को पावर मिला था। और यह राष्ट्रपति का पावर जो था उस समय वायसराय के हाथ में था। और वायसराय के पास ये आपका पावर था कि किसी भी प्रांत की, किसी भी राज्य की अगर कोई समस्या हो तो वहाँ पर 6 माह के लिए आपातकाल लगाकर अपना पावर ले लेते थे। अर्थात कि वहाँ पे अपने वीटो पावर का यूज करते थे। अर्थात कह सकते हैं कि 1861 का जो आपका काउंसिल एक्ट था वह काफ़ी इम्पोर्टेंट था, इंडिया काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, क्योंकि विकेंद्रीकरण का आगाज, काउंसिल में भारतीयों को सदस्यता मिली, भारत में स्वायत्ता का आगाज हुआ, और साथ ही साथ जो आपातकालीन स्थिति था उस आपातकाल की स्थिति में जो वायसराय थे अपने पावर को किसी भी प्रांत पर लागू कर सकते थे। ये 3-4 बातें जो है 1861 के परिषद अधिनियम की मुख्य बातें हैं। इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। अगर बात करें फ्रेंड्स इसके बाद की अगर घटना की, अगर इसमें क्या घटना और घटी इसके साथ साथ, तो ये हुआ कि 1873 में एक और उपबंध जोड़ दिया गया इसमें
कि भाई जो 1861 का अधिनियम है तो उसमें वायसराय तो पूरे देश को कंट्रोल कर रहा है। अब देश को कंट्रोल करने का मतलब हो गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव तब खत्म हो गया, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव तो तब खत्म हो गया जब हमारा द्वैत शासन हट गया। जब द्वैत शासन हमारा 1858 में हट गया, ध्यान दीजिएगा जरा सा, द्वैत शासन जब हमारा 1858 में समाप्त हो गया तो ईस्ट इंडिया कंपनी का तो कोई एटीट्यूड ही नहीं बनता है। आपका 1858 में जब ये समाप्त हो गया कि द्वैत शासन नहीं लगा, अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं रहेगा, एक ही रहेगा जो पूरे देश को कंट्रोल करेगा, तो उस कंडीशन में तो कंपनी होने का कोई आपका औचित्य नहीं बनता था। इस कंडीशन में आपका 1873 में यह सामान्य रूप से यह एक बात कही गई है, घोषणा की गई कि 1873 में घोषणा किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसे कभी भी नष्ट की जा सकती है, यानी किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है उनके नियम कानून या उन्हें नष्ट किया जा सकता है। और हुआ बिल्कुल ऐसा ही, ठीक है। उससे के बाद क्या हुआ कि महारानी विक्टोरिया जो थी वह पूरे देश की सामग्री घोषित किया गया। 22 सामग्री तो घोषित की जाएंगी, वही तो आपकी देश की हेड थी। महारानी विक्टोरिया ही तो देश की हेड थी, क्योंकि वायसराय आपका यहाँ पे उनका ही बना हुआ था और उनके अंडर कंट्रोल में हमारा क्या चला गया था, 1858 से पावर चला गया था। इसलिए 28 अप्रैल 1876 को महारानी विक्टोरिया जो थी उसे भारत की सामग्री के रूप में आपका घोषित किया गया था। और जो ये 1873 में यह जो उपबंध जोड़ा गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कभी भी नष्ट किया जा सकता है, यह जैसे महारानी विक्टोरिया अपने पावर में आई तुरंत इसे नष्ट कर ही दिया। 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को नष्ट कर दिया गया। बताइए फ्रेंड्स, ये कितना इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या सब्जेक्टिव क्वेश्चन में हो सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी कब नष्ट किया गया, कब देश के अंदर समाप्त हो गई, कब से कब तक चली। 1600 ईस्वी से लेकर आपकी 1884 तक चली और अब 1883 तक, और 1 जनवरी 1884 को औपचारिक रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी को बंद कर दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए ध्यान से, मैंने भी बताया था जो गवर्नर जनरल था जिसे वायसराय कहा गया था, तो गवर्नर जनरल के केंद्रीय काउंसिल में 6ठा सदस्य जोड़ा गया, उसे लोक निर्माण का विभाग सौंपा गया। पहले क्या था, पहले एक गवर्नर जनरल था और इसके अतिरिक्त 5 अन्य सदस्य हुआ करते थे और इनको मिलाकर टोटल 6 सदस्य होते थे। ठीक है, अब इन 6 सदस्य पहले होते थे, अब एक और सदस्य उसमें जोड़ा गया, जो 5 बाहरी सदस्य उनके जो हेल्प के लिए जो सदस्य जोड़े जाते थे उनमें एक 6ठा सदस्य भी जोड़ा गया। और 6ठा सदस्य क्या करेगा, लोक निर्माण का विभाग आपका सौंपा गया, कि अर्थात कि देश के अंदर जो विधायी मामला होता है उन मामला की निगरानी करने के लिए एक और व्यक्ति को इसमें शामिल किया गया। बताओ फ्रेंड्स, क्लियर हो गया कि नहीं। गवर्नर जनरल के अंदर पहले जो 6 सदस्य आते थे उन सदस्य में एक और बढ़ गया। 6 सदस्य हम इसलिए कह रहे हैं कि इसमें गवर्नर जनरल को भी हमने जोड़ा था, इसलिए 6 सदस्य हुआ। लेकिन अगर बाहरी सदस्यों की बात करें तो बाहरी सदस्य सिर्फ 5 ही थे, बाहरी सदस्य 5 ही थे। उसके बाद एक और सदस्य आपका 6ठा जोड़ा गया, ठीक है, और 6ठा सदस्य जोड़ा गया जो कि देश के अंदर लोक निर्माण का कार्य करने वाला था। ठीक है, तो समझ सकते हैं टोटल अब सदस्य गवर्नर जनरल के सदस्य में एक हेड गवर्नर जनरल और इसके अतिरिक्त 6 नए सदस्य हो गए। क्लियर है फ्रेंड्स सब किसी को। तो समझ सकते हैं कि यह जो आपका नियम कानून 1861 में बना उसमें कितना ज़्यादा चेंजेज हुआ, अर्थात कि यह 1884 अर्थात कि अगले आपके जो अधिनियम बनने से पहले 1892 के आपके नियम बनने से पहले काफ़ी ज़्यादा चेंजेज हुए, काफ़ी ज़्यादा बदलाव हुए। मुझे लगता है आप सबों को मैं आज के पॉइंट सभी क्लियर कर पाया होऊंगा, इसलिए आज की पॉइंट थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया और ज़्यादा लंबा अगर क्लास लेता हूँ तो देखता हूँ कि बहुत किसी को नींद आने लगती है, इसलिए हम ज़्यादा बड़ा क्लास नहीं लेंगे। आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा
आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। हम आशा करेंगे कि जो हमारे क्लासेस में जो कमी है उनको और बेटर करने की कोशिश करेंगे और बेटर वे से अच्छे कंटेंट्स आपके लिए अवेलेबल कराने की कोशिश करेंगे। इसलिए आप हमें कमेंट्स करते रहें कि हमारे में क्या कमी है या क्या सुधार करना चाहिए, या आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड बेहतर बनाने के लिए आपको और किन चीज़ों की आवश्यकता है, क्योंकि हम अपने तरफ से देंगे आपको सबसे बेटर कंटेंट जो कि कहीं भी किसी भी यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल नहीं है। इसलिए बेहतर होगा आपको कि आप हमारे साथ बने रहें। अगर कहीं पे कोई कमी लगती है तो आप हमें कमेंट्स करें, हम आपको बेटर से बेटर कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे संपर्क कीजिए, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उसके माध्यम से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे फ्री एनसीईआरटी से लेकर सभी बुक्स अवेलेबल मिलेगा। आप पूरे सेशन में हमारे साथ बने रहें, इसके लिए मैनी थैंक्स। जय हिंद।